Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का लेक्चर नंबर 12 लेके आ गए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। ये आपके सिलेबस के फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स देख चुके हैं, सर्किट फंडामेंटल्स एंड रेजिस्टिव सर्किट कर चुके हैं। उन पर बहुत से हमने एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी करे थे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जब हम रेजिस्टिव सर्किट्स की बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि किस तरह से रेजिस्टिव सर्किट होते हैं। सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, सीरीज पैरेलल सर्किट है। हम उन्हें रिड्यूस करने की ट्राई करते हैं, हम करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वोल्टेज फाइंड आउट या पावर, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। फिर हम कहते थे कि अगर कुछ इस तरह का सर्किट है जो सीरीज या पैरेलल में हमें नहीं लग रहा है, तो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस थी, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशंस थी, हमने लैटिस टाइप नेटवर्क देखा था, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क देखा था। तो जितने भी टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स हैं, उन सब में हम किरचॉफ्स लॉ यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल लॉज हैं। टू टाइप्स हैं इनके, एक रहेगा किरचॉफ्स करंट लॉ, एक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को केसीएल कह देंगे, हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को केवीएल कह देंगे। देखिए, जो केसीएल है वो एक नोड पे या एक जंक्शन पे लगता है, तो इसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं। वोल्टेज जो है, वोल्टेज रूल जो है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल जो है, वो लूप, किसी एक लूप में या मेश में यूज होता है। लूप और मेश इसमें यूज होता है, तो हम इसे लूप रूल भी कह देते हैं। अभी ये सारी चीजें हम देखेंगे कि लूप क्या रहता है, नोड क्या रहता है, ये टर्मिनोलॉजी भी हम आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। केसीएल को हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और केवीएल को किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। टू लॉज हैं, केवीएल केसीएल है। ये फर्स्ट लॉ है केसीएल, सेकंड लॉ आपका केवीएल है। इसे इसे हम जंक्शन रूल, केसीएल को जंक्शन रूल भी कह सकते हैं और केवीएल को लूप रूल भी कह सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट रहेगा नंबर ऑफ केवीएल एंड केसीएल इक्वेशंस कितनी रहेंगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल एंड केसीएल इक्वेशंस, ये सब भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट में रहेगा द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जीरो। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म आप यहाँ देख रहे होंगे, तो हम सम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ए करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज जीरो। कोई भी एक पॉइंट है, देखिए सर्किट में अगर देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक नोड है, एक जंक्शन है। इस नोड पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रहेगा। तो जितने भी करंट है उनका अगर हम अलजेब्रिक सम कर दें तो वो जीरो हो जाएगा। अलजेब्रिक सम का क्या मतलब है कि हम उसे साइंस के साथ कंसीडर करेंगे। देखिए, देखेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या यूज करने वाले हैं हम। दैट मीन्स साइंस का भी हम यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि अलजेब्रिक सम हर एक करंट का एक पॉइंट पे जीरो रहेगा, तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकती हूँ, ये समेशन का साइन है। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन और पॉइंट, और अलजेब्रिक है, दैट मीन्स साइन भी कंसीडर करेंगे, तो वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। कई बार हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें कुछ ऑप्शंस रहेंगे, सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और पॉइंट इज जीरो, और अगर दूसरा ऑप्शन है अलजेब्रिक सम, तो आप अलजेब्रिक सम वाला ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे, चूज करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बिना साइंस के इन करंट्स को कंसीडर करेंगे, हम साइंस के साथ इनको कंसीडर करेंगे। देखिए, और क्या कहा जा सकता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। वेरियस पेपर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत कोई भी पेपर है उसमें, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। that it is based on law of conservation of charge. Law of conservation of charge क्या है? That charge can neither be created nor destroyed, और algebraic sum of charges within a system cannot change. एक सिस्टम है, जितना आपका चार्ज है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। पर देखिए, अगर हम कहें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और है ये करंट लॉ, दैट मीन्स चार्ज और करंट में कुछ रिलेशन होता है, बिल्कुल रिलेशन रहता है। हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज योर करंट। देखिए, तो हम इसकी वैलिडिटी किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो किसी एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि देखिए फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं कह रही हूँ एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट रहती है, फ्रॉम हायर टू लोअर। दैट मीन्स करंट किसी एक भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अकोमुलेट नहीं करेगा, वो हमेशा ही मूव करेगा, तभी हम उसे करंट कह रहे हैं। एक चार्ज चार्ज जब मूव कर रहा है तो हम उसे करंट कह रहे हैं। वो एक
पॉइंट पे किसी पे भी अकोमुलेट नहीं कर सकता। ये सभी पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पे आपके बेसिक से जो एमसीक्यूज हैं वो बन जाते हैं। विदाउट न्यूमेरिकल, विदाउट कैलकुलेशन आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उन पे भी आप ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल्स की तरफ भागना शुरू कर देंगे और इन सारी चीज़ों को स्किप कर देंगे, क्योंकि बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ सेकंड्स, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड, जितना भी आपको पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा है, बस उतने में ही आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं जाएंगे, थ्योरी बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे या किसी भी टॉपिक पे आ जाए जो हमने कवर करा है, उसके सारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाए, सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल ट्रू हो। इसके अलावा किस तरह की स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पे, देखिए किस तरह की बन सकती है। बाय दिस लॉ करंट एंटरिंग ए नोड में बी रिगार्डेड एज पॉजिटिव। देखिए हमने कहा था कि एल्जेब्रिक है, दैट मीन्स हम साइन लेंगे। साइन अब किस तरह से लेंगे, देखिए साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो साइन कन्वेंशन मैं बता रही हूँ बिल्कुल वही ट्रू है, उससे अपोजिट भी ले सकते हैं। बट अगर आप किसी भी एक नोड पे जो भी करंट आ रहे हैं उन्हें आप अगर पॉजिटिव ले रहे हो, तो अगर एक करंट को पॉजिटिव ले रहे हो तो सेकंड को भी पॉजिटिव ही लेंगे। जितने भी करंट एंटर कर रहे होंगे उन सबको आप पॉजिटिव ही लेंगे। अगर आप करंट एंटरिंग या नोड को नेगेटिव कंसीडर करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। तब आप सभी के सभी करंट जो उस नोड पे आ रहे हैं उन्हें नेगेटिव लेंगे। पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अगर आप बिल्कुल मेरे मेथड से चलने वाले हैं, तो हम जो भी करंट एंटर कर रहे हैं हम उन्हें पॉजिटिव लेने वाले हैं। आपके अलग साइन कन्वेंशन है, अगर आप पहले से ही नेगेटिव लेते आ रहे हैं तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सारे के सारे करंट्स की एक ही कन्वेंशन ले रहे हैं, जो एंटर कर रहे हैं उनकी एक ही कन्वेंशन ले रहे हैं, जो लीव कर रहे हैं उनकी दूसरी कन्वेंशन ले रहे हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आने वाला है, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रहेगी। द करंट लीविंग ए नोड में बी रिगार्डेड एज नेगेटिव और वाइसा वर्सा, बिल्कुल वाइसा वर्सा रहेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो भी करंट एंटर कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिव लेंगे, जो करंट लीव कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव ले रहे हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि समेशन इज इक्वल टू जीरो है, तो इसी इसी फॉर्मूले से हम एक और इक्वेशन या एक और तरह से इस लॉ को डराइव कर सकते हैं। वो रहेगा द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। बिल्कुल ये भी आपकी एक स्टेटमेंट रहेगी, दैट सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। अगर हम इसे देखना चाहें, देखिए आपके पास ये सर्किट गिवन है, हम कह रहे हैं कि जो भी करंट आपके एंटर कर रहे हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो देखिए I1 एंटर कर रहा है, इसकी स्टेटमेंट बनाने की ट्राई कीजिए। I1 एंटर कर रहा है तो उसे पॉजिटिव ले लीजिए। इसके अलावा I5, इसके अलावा I2 देखते हैं, पहले हम I2 लीव कर रहा है तो उसे हम नेगेटिव ले सकते हैं। I3 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव लो। I4 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव लो। I5 लीव कर रहा है, उसे नेगेटिव ले लो। बिल्कुल इस समेशन से हमने ये एक स्टेटमेंट बना दी, ये इक्वेशन हमने बना दी। या फिर हम कहें कि हम एक साइड करंट एंटरिंग कर लें, जो पॉजिटिव है वो एंटरिंग है हमारे केस में, और करंट लीविंग को दूसरी साइड ले जाए तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। देखिए बेसिक जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये फर्स्ट वाली ही है, उसी से हमने डराइव कर दिया। देखिए तो ये भी आपकी ट्रू रहेगी। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, या इस फॉर्म में है, तो तीनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तीनों स्टेटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए, साइन कन्वेंशंस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और किस लॉ पे डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखिए वोल्टेज लॉ स्टेटमेंट देखते हैं। इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल circuit or mesh, the algebraic sum of all the EMFs, electromotive force, and the voltage drop in a resistor is equal to zero. जीरो रहेगी। क्या है, algebraic sum of all the voltages, वोल्टेज ड्रॉप किस में, रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा, और जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस हैं, सपोज यहाँ पे एक VS सोर्स लग रखा है, सोर्स के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज है उन सब का सम इज इक्वल टू जीरो रहेगा। ये आपका बेसिक स्टेटमेंट है, इसी से हम कुछ पॉइंट्स और डराइव करेंगे। देखिए अलजेब्रिक सम है, देन अगेन हम साइन यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। इसके अलावा और क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, वो है क्लोज्ड लूप में। लूप क्या रहेगा, मेश क्या रहेगा, हम देखने वाले हैं अभी तक। आने वाले पीपीटीज में हम देखेंगे। देखिए ग्राफ थ्योरी की
की टर्मिनोलॉजी है ये। ग्राफ थ्योरी आपके इस पेपर में, केवीएस के पेपर में तो नहीं, इसके सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, बट आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, ग्राफ थ्योरी जो रहती है वो बिल्कुल मेंशन्ड रहती है सिलेबस में। तो अगर आप चाहते हैं कि उस ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट भी आपको क्लियर कराए जाए तो बिल्कुल हम आपको क्लियर करवा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अलग से वीडियोस उस पर बन सकती हैं। बट जो भी हमारे केवीएल केसीएल में जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, उतनी सी टर्मिनोलॉजी हम बिल्कुल इस लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका उसमें आपकी मिस्टेक ना हो। देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, कितने भी वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दें, और एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, कितने भी रेजिस्टेंस है उनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो इक्वल टू जीरो रहेगा। समेशन ऑफ वोल्टेजेस, चेंज इन वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा क्या स्टेटमेंट रहेगी, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और ये कुछ एक वोल्टेज सोर्स है, उन सबका सम दोनों का इक्वल रहेगा। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। किस लॉ पे बेस्ड है ये, दैट इज इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। दैट इज नेट चेंज इन एनर्जी ऑफ ए चार्ज आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लोज्ड पाथ इज जीरो। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतना सा आप पढ़ा है प्लस वन प्लस टू में, बिल्कुल क्लियर है हमें। देखिए, एनर्जी कहीं बाहर से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये सोर्स आपका एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। हमने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स करे थे, हम कहते थे ये जो भी एक्टिव सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एनर्जी डिसिपेट होगी जो भी हमारे पैसिव सर्किट है। यहाँ पे हमारा पैसिव एलिमेंट्स है, यहाँ पे आपके पैसिव एलिमेंट्स रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 पैसिव एलिमेंट्स है। तो जितना ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा वही तो इन सब में डिसिपेट होने वाली है, उससे ज्यादा एनर्जी कहीं नहीं आने वाली है आपकी। तो पूरा टोटल सम उसी अकॉर्डिंग हमने ये डराइव करा है कि टोटल सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो आने वाला है। या अगर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग करें, या अगर हम इसे समझना चाहिए चाहें, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और अगेन लूप में घूम के इसी पॉइंट पे आ रही हूँ, तो हम कहते हैं कि वर्क डन इक्वल टू जीरो। जब हम पूरा यहाँ से यहाँ घूम के आ रहे हैं तो वो जीरो आएगा। चलो हम नेटवर्क थ्योरी की ही बात कर लेते हैं, अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं याद आते कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट है वी ए बी, वोल्टेज आपको देखनी है, हमने बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर में देखा था, बिल्कुल उसे देख के आइएगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो हम कहते हैं वी ए माइनस ऑफ वी बी है। अगर मैं कहूँ कि वी ए पॉइंट पे ही, ए से पॉइंट देखना है, हम ए से चले और फिर ए पे ही आ रहे हैं, तो ये क्या रहेगा, वी ए माइनस ऑफ वी ए रहेगा। ये क्या हो जाएगा, सेम ही पोटेंशियल है, सपोज ये 2 है तो ये भी 2 है, इक्वल टू जीरो रहेगा। तो जब भी हम घूम के आए, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ, ठीक है, कुछ वोल्टेज यहाँ पे राइज हुआ इस सोर्स के अक्रॉस, उन सबका अगर हमने सम कर दिया साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। अगर हम इस सर्किट को देखें तो देखिए, साइन कन्वेंशंस नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन कन्वेंशन, अगर आपका वोल्टेज जो है वो लो टू हाई जा रहा है, लो टू हाई जा रहा है तो हम साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर हाई टू लो जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो वो नेगेटिव ले लेते हैं। बट हम अपना साइन कन्वेंशन इससे अपोजिट भी ले सकते हैं। हम क्वेश्चन, इससे कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, एक साइन कन्वेंशन जो मैं यूज करती हूँ आपको वो दिखाते हैं। देखिए, अगर सपोज मैं ये कहूँ कि ये वी एस है, तो हम कहते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, बिल्कुल हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो ये मैंने सपोज कर लिया कि करंट है, इस तरह से यहाँ से करंट जा रहा है, इस वोल्टेज सोर्स के हायर पोटेंशियल से आई जा रहा है और इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर सपोज मैं ए पॉइंट से आप अपना लूप शुरू करती हूँ, देखो लूप में ही लगेगा आपका केवीएल, केवीएल लूप में ही लगेगा। ए पॉइंट से अगर मैं शुरू करती हूँ, तो अगर जो साइन कन्वेंशन हम यूज करने वाले हैं लेक्चर्स में, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो जिस तरह से अगर मैं जा रही हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, तो करंट की डायरेक्शन भी इस तरह से है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन उस चीज का पॉजिटिव ले लूंगी। तो अगर मुझे इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप देखना है, तो वो क्या रहेगा, V इज इक्वल टू आई आर रहता है, या मैं उसे V1 भी कह सकती हूँ। देखिए, तो V1 से ही चलो अभी आप इजी ही लेके चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते। मैं उसे कहती हूँ कि वो V1 है। मैंने पॉजिटिव ऑफ V1 लिया क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मैं अपना लूप घुमा रही हूँ। आप दूसरी डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, बट अभी मैं इसे लूप इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रही हूँ। इसके इसके बाद कौन सा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आता है, तो अगेन करंट की डायरेक्शन भी सेम है।
तो इसे भी मैं पॉजिटिव ले लूंगी, इसे पॉजिटिव पोलैरिटी कर दूंगी और इससे जो दूसरा टर्मिनल रहेगा इसका उसे नेगेटिव कर दूंगी। उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव है। अब देखिए R3 के लिए भी उसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी वही सेम है और हम भी उसी साइड जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ V3 आ जाएगा। इसके बाद वोल्टेज सोर्स का जो भी टर्मिनल रहेगा अगर नेगेटिव है तो मैं उसे नेगेटिव VS इज इक्वल टू 0 कर दूंगी। तो देखिए ये हमने बना लिया, इजी है। नॉर्मल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर लो टू हाई जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, हाई टू लो जा रहे हैं तो नेगेटिव रहेगा। बट हम अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं, हमने हायर पोटेंशियल से बना दिया करंट की डायरेक्शन, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी। अब जिस डायरेक्शन में हम अपना लूप घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसे पॉजिटिव ले रहे हैं। और वोल्टेज सोर्स के लिए जो टर्मिनल आपका फर्स्ट एनकाउंटर हो गया यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव ऑफ वी एस इज इक्वल टू 0 कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन बना लिया, पॉजिटिव ऑफ V1 प्लस पॉजिटिव ऑफ V2 प्लस पॉजिटिव ऑफ V3 माइनस ऑफ VS इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्म बन गई है आपकी। या फिर हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू VS कह सकते हैं। ये सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज हो गया। देखिए तो इस तरह से भी आपका बन जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे आप और ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ केवीएल एंड केसीएल इक्वेशंस कितनी रहेगी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल एंड इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस कितनी रहेंगी। नॉर्मली इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। तो ये देखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बनने को तो कितनी भी बन सकती है, देखेंगे कितनी बना सकते हैं। बट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशंस आर n minus 1 and number of independent KVL equation is b minus n minus 1 where n is number of nodes and b is number of branches। देखिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपको फॉर्मूले के फॉर्म में पूछा जाए पेपर में कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केसीएल इक्वेशन n और n-1 या b-n-1, तो ये आपको ये भी याद होना चाहिए। बाकी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में पुट करके आप एक वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज 4 आ रहा है या 3 आ रहा है, तो वो आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, इसमें नोड्स यूज हो रहा है, ब्रांचेस यूज हो रही हैं, इंडिपेंडेंट टर्म यूज हो रही है। तो ये सभी की डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। टर्मिनोलॉजी देखते हैं। नोड क्या है, ए पॉइंट विच टू और मोर एलिमेंट्स हैव ए कॉमन कनेक्शन इज कॉल्ड नोड। एवरी एलिमेंट हैज नोड एट ईच ऑफ इट्स एंड। देखिए क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। नोड क्या है, जैसे एक एलिमेंट है, ये R1 एक सर्किट एलिमेंट है, ये R2 एक सर्किट एलिमेंट है, इसी तरह से R3 सर्किट एलिमेंट है और एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, ये सभी सर्किट एलिमेंट्स है। इनके देखिए यहाँ पे एक नोड रहेगी, यहाँ एक नोड रहेगी, एक सर्किट एलिमेंट है उसके दोनों एंड पे एक नोड रहेगी, वो आपका नोड की डेफिनेशन है। तो अगर मुझे इसे सर्किट में ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो मैं किस तरह से कहूँगी। देखिए अब यहाँ पे R1 और इस 10 वोल्ट के बीच में ये दो आपके सर्किट एलिमेंट्स आ गए, दैट मीन्स यहाँ भी एक नोड रहेगी, यहाँ भी एक नोड रहेगी। तो देखिए इसे मैं बना लूंगी, ये R1 वाला पॉइंट आ गया आपका, यहाँ पे आपका 10 वोल्ट का पॉइंट आ गया। अब देखिए अगर मैं इस 10 वोल्ट से लेके इस पॉइंट के बीच की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, एक ही सर्किट एलिमेंट है 10 वोल्ट का, तो ये आपकी वो नोड रहेगी, ये R1 के दूसरे टर्मिनल पे जो नोड है। अब R2 ये आपकी R2 की नोड रहेगी। इसी तरह से देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप इसे भी नोड कंसीडर कर लें और इसे भी नोड कंसीडर कर लिए। देखिए नोड की डेफिनेशन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ अगर एक सर्किट एलिमेंट होता, अगर मैं कहती कि यहाँ भी एक सपोज R डैश रेजिस्टेंस है, तब मैं इसे कह सकती थी कि ये भी नोड है, ये भी नोड है। अब ये आपका शॉर्ट सर्किट है, दैट मीन्स ये नोड नहीं है, ये दोनों एक ही नोड है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका R3 वाला रहेगा। इसी तरह से यहाँ और यहाँ देखेंगे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो आप इन दोनों के बीच में एक ही नोड रहेगी, आप उसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर 5 एम्पियर की बात करें, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये 5 एम्पियर वाली ब्रांच को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इससे ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हैं कि कौन सी नोड्स रहेंगी, कौन सी ब्रांचेस रहेंगी। अगर आप इस तरह से ग्राफ बना लेते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। तो देखिए बीच में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वहाँ पे कोई भी दो सेपरेट नोड्स नहीं रहेंगे, एक ही नोड रहेगी। तो कितनी नोड्स हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 3, 3 नोड्स हैं। हम अपना क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन में 3 नोड्स हैं। अब देखते हैं ब्रांचेस की क्या डेफिनेशन है और ब्रांचेस हमारे पास कितनी रहेंगी। ब्रांच इज ए सिंगल
पाथ इन ए नेटवर्क कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट एंड नोड एट ईच एंड ऑफ द एलिमेंट। ब्रांच क्या है? एक सिंगल एलिमेंट जहाँ पे है वो आपकी एक सिंगल ब्रांच रहेगी। देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो ये एक अलग ब्रांच रहेगी, R1 अलग ब्रांच रहेगी, और यहाँ पे एलिमेंट चेंज हुआ 10 वोल्ट तो ये आपकी अलग ब्रांच रहेगी। उसी तरह से यहाँ पे आपकी एक ब्रांच रहेगी जो बिल्कुल हमने ग्राफ बनाया, तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, R2 वाली ब्रांच ये है, R3 वाली ब्रांच ये है, और 5 एम्पियर वाली ब्रांच ये है। जहाँ पे ये ब्रांच नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है, ये अलग से ब्रांच नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से ये भी ब्रांच नहीं है, ये भी ब्रांच नहीं है, क्योंकि एक सर्किट एलिमेंट होना चाहिए, उसी में हम ब्रांच कहेंगे, उसी को हम ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ कितनी ब्रांचेस होगी? 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन में आपके पास 5 ब्रांचेस होगी। तो अगर हम कहें कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशंस क्या रहेंगी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-1 है। फॉर्मूला कहाँ से आया है? वो ग्राफ थ्योरी के कंसेप्ट हैं, तो इतने डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। फिर भी अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। n-1 क्या हो जाएगा? 3 - 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 2 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KCL इक्वेशंस रहेंगी आपकी इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। KVL की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या है? b माइनस n-1, ब्रैकेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, या b माइनस ऑफ n+1। अगर ब्रैकेट नहीं है तो ये फॉर्मूला रहेगा। क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी, दोनों में से कोई भी फॉर्म हो सकती है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसे। तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशंस, b क्या है? 5 माइनस 2 प्लस 1, 4 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशंस। बिल्कुल ध्यान से करिएगा। अब लूप्स और meshes देखते हैं। देखिए पाथ क्या है? इफ नो नोड was encountered more than once then the set of nodes and the elements that we have passed through is defined as a path। पाथ के लिए एक कंडीशन उसने दे दी, पाथ कोई भी पाथ हो सकता है, बट एक नोड जो है वो एक ही बार होनी चाहिए। जैसे सपोज मैं यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, ठीक है, इस तरह से कोई भी पाथ हो सकता है, कोई भी पाथ है, बट एक नोड एक ही बार कंसिडर होनी चाहिए। इस तरह से कोई भी मैं पाथ बना लूँ, ठीक है। हाँ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास लूप और मैश है, लूप और मैश, क्योंकि हमने लूप की बात करी और मैश की भी हम बात करने वाले हैं अभी। तो लूप की डेफिनेशन क्या है? इफ ए नोड एट विच वी स्टार्ट इज द सेम एज द नोड ऑन विच वी एंडेड देन द पाथ इज बाय डिफाइंड एज ए क्लोज्ड पाथ और ए लूप। क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहेंगे। पाथ की कंडीशन क्या है कि एक जो नोड है वो एक ही बार एनकाउंटर होनी चाहिए। और लूप क्या कह रहा है कि सपोज अगर हम फर्स्ट नोड से चले थे, उसी फर्स्ट नोड पे अगर हम दोबारा आ जा रहे हैं तो आपका वो एक लूप है। सपोज अगर मैं इसे फिर से ड्रॉ करना चाहूँ, ये सपोज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो देखिए लूप्स क्या रहेंगे। देखिए आप क्या बना सकते हो, यहाँ से आप चले, फर्स्ट से चले, सेकंड से चले, थर्ड से चले, ये आपका एक लूप है, क्योंकि आप फर्स्ट से चले, सेकंड से चल के थर्ड पे आ जा रहे हैं, बिल्कुल ये आपका एक लूप है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप 2 से चले और इस 3 नोड से होते हुए फिर से 2 पे आ गए, तो ये भी आपका एक लूप है। इसी तरह से आप इस 2 से चले, देखिए आप सर्किट एलिमेंट डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं। इस केस में 5 एम्पियर का सर्किट एलिमेंट रहेगा, तो ये 2 से 3 पे चले, इसमें भी 2 से 3 पे चले, इसमें भी 2 से 3 में चले, पर देखिए ब्रांचेस हमने डिफरेंट कंसीडर करी, तो ये भी आपका एक लूप रहेगा, क्योंकि एक नोड एक ही बार आनी चाहिए और जिस पॉइंट से आप शुरू कर रहे हैं उसी पॉइंट पे वापस आना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप 1 से चले, 2 से चले और इस 3 से होते हुए फर्स्ट पे आए, जो R3 वाली ब्रांच आपने कंसीडर करी, तो ये भी आपके पास एक लूप है। उसी तरह से अगर आप 1 से चले, 2 से चले और 5 एम्पियर वाला आपने एक ये एलिमेंट कंसीडर करा और देन अगेन 1 पे आ गए, तो ये भी आपका एक लूप है। इसके अलावा अगर आप 2 से चले और 3 पे आ रहे हैं और 5 एम्पियर वाली ब्रांच कंसीडर कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक लूप है। दैट मीन्स नंबर ऑफ लूप्स 6 हो गए। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ लूप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली नंबर ऑफ लूप्स फाइंड आउट करना आपको नहीं आएगा, आपको नोड्स और ब्रांचेस होना चाहिए, वो इजी है कि नोड्स कितनी है और ब्रांचेस कितनी है, वो आपके लिए इजी है। या नंबर ऑफ मैशेस कितनी है, वो आपके लिए वो भी इजी है, उसमें भी कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। तो ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। लूप में आपको डिफिकल्टी रहेगी क्योंकि बहुत से लूप्स बन जाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, कई बार आप सोच कोई एक लूप कंसीडर नहीं करेंगे तो आपका आंसर 5 आ सकता है, बट
इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे नहीं जाते और इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत कम है हमारे इस टॉपिक में। हमें चाहिए नोड्स, ब्रांचेस, क्योंकि ये फॉर्मूलेज हमारे पास पड़े हुए हैं, और मैशेस, क्योंकि देखेंगे हम मैशेस क्यों हमें चाहिए। पहले मैशेस का फुल फॉर्म देखते हैं, मैशेस की डेफिनेशन देखते हैं। मैश इज ए लूप विच डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। देखो हमने बहुत से लूप देखे, हमने 6 लूप्स देख लिए, बट मैश ऐसा लूप है, फिर से बनाएंगे, जिसमें हमारा कोई भी एक लूप नहीं है। देखिए अगर मैं 1 2 3 से बना लूं, तो अगर मैं इस 1 2 से घूमती हुई इस 3 से घूमती हुई इस फर्स्ट पे आ रही हूँ, तो ये आपका एक लूप है, बट ये मैश नहीं है। ये मैश क्यों नहीं है? देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ऑल लूप्स आर मैशेस, और मैशेस आर लूप्स। इस तरह का भी ट्रू, कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस तरह का भी क्वेश्चन बन जाता है। वो भी आप बिल्कुल अपना कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप बना पाएंगे। अगर हम इस लूप की बात कर रहे हैं, तो इस लूप में एक देखिए ये 2 3 वाला लूप भी आ रहा है, ये 1 2 3 वाला लूप भी आ रहा है, ये 2 से 3 वाला लूप भी आ रहा है। तो इस लूप को हम मैश नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें फर्दर लूप्स आ रहे हैं। बट अगर हम देखिए इस तरह से 1 2 3, अगर मैं इस 1 2 3 की बात करूं, तो ये एक मैश है। अगर इस 2 3 की बात करूं, तो ये भी एक मैश है। अगर इस वाले 2 3 की बात करूं, तो ये भी मैश है, क्योंकि इनके फर्दर इनके बीच में कोई भी लूप नहीं आ रहा है। तो ये आपके पास 3 मैशेस है। देखिए मैश फाइंड आउट करना इजी है, आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह के आपकी नोड्स हैं, ब्रांचेस हैं और मैश है। तो मैश फाइंड आउट करना इजी है, क्योंकि बीच में कोई भी लूप नहीं आना चाहिए आपका। तो वो आपकी मैशेस रहेंगी 3। इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है? इंडिपेंडेंट इक्वेशन, an equation is linearly independent if it cannot be derived from linear combination of any other equation in the system. Linear combination are any sequence of adding, subtracting and multiplying by a constant. देखिए कोई भी इक्वेशन है, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन की बात करूं, तो देखिए ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं है, ये डिपेंडेंट इक्वेशन है। क्योंकि फर्स्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अगर वो इक्वेशन आपकी एक से दूसरी डराइव हो सकती है, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन ना होकर डिपेंडेंट इक्वेशन है। बट अगर हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन की बात करें, x प्लस वाई और 2x प्लस 3y, तो ये कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन इससे डराइव नहीं हो सकती। तो ये दोनों आपकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। देखेंगे, देखिए इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। क्यों हम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं? अगर देखो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मली हम कहते हैं कि केसीएल इक्वेशन हम किसी एक नोड पे लगाते हैं। ये हम क्लियर कर चुके, एक नोड पे लगाते हैं। तो आप कहेंगे कि मैम नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस उतनी ही हो जाएंगे जितनी हमारे पास नोड है। हम n-1 क्यों यूज कर रहे हैं? n-1 है, n-1 हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि n नंबर ऑफ आप n नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशंस बना सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे जितनी नोड्स है उतनी आपकी इक्वेशंस है। बट एक सभी की सभी इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। क्वेश्चन में क्या आप क्लियर कर रहे हैं? हम n-1 इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन आपकी ऐसी रहेगी जो रिटेंडेंट रहेगी, और उसे हम दूसरी इक्वेशन से डराइव कर सकते हैं, और उसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो जो इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन में, वही इन्फॉर्मेशन इस इक्वेशन में, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो n नंबर ऑफ इक्वेशंस में से एक इक्वेशन आपकी ऐसी है जो डिपेंडेंट है, रिटेंडेंट है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रही है। तभी हम कहते हैं कि n-1 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बनती है केसीएल से। तो कौन सी नोड हम लीव करेंगे वो आपकी खुद की मर्जी है। कोई भी नोड है आप उसे छोड़ सकते हैं, पर नॉर्मली हम ग्राउंड नोड है उसे लीव करते हैं, कि हम उस ग्राउंड नोड पे हम अपना केसीएल नहीं यूज करते। कि अभी तक जितने भी आपने केसीएल इक्वेशंस या क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाले में, या आपने जो भी कर रखे होंगे, तो ग्राउंड नोड पे ग्राउंड टर्मिनल के साथ जो भी आपकी नोड कनेक्टेड रहती है, वहां पे हम केसीएल यूज नहीं करते हैं। देखिए सपोज अगर इस तरह का एक सर्किट है, आपको बनाना है कि कितनी आपकी इक्वेशंस रहेंगी, आपको देखना है कि किस तरह से रिटर्डेंट रहेगी। इस तरह का सर्किट है, ये सपोज वही प्रीवियस सर्किट है, उसी को हमने ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग बना लिया है। इसी को अगर हम बनाना चाहें, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ ज्यादा एलिमेंट्स हैं, सपोज इस तरह का कुछ एक सर्किट होता। हम्म
अगर कुछ इस तरह का एक सर्किट होता तो उससे हमने ये बना लिया है। देखिए, तो अगर हम इसमें देखना चाहेंगे केसीएल इक्वेशंस कितनी है, देखिए अगर नोड 1 कुछ करंट की डायरेक्शंस इस तरह से गिवन है, नोड 1 पे अगर हमें करंट्स देखने हैं, दोनों ही करंट लीव कर रहे हैं, I1 माइनस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0 कह सकती हूँ। नोड 1 पे मैंने कहा, नोड 2 पे मैं क्या कह सकती हूँ, देखिए 3 करंट्स है, करंट एंटरिंग को अगर मैं पॉजिटिव मान रही हूँ I1, करंट लीविंग को मैं नेगेटिव मानूंगी, I3 लीव कर रहा है और I4 लीव कर रहा है। उसी तरह से नोड 3 पे अगर मैं लगाना चाहूँ तो I4 एंटर कर रहा है और I5 लीव कर रहा है। इसी तरह से नोड 4 ग्राउंड नोड की अगर मैं बात करूँ, 3 करंट्स हैं, तीनों ही एंटर कर रहे हैं। इस तरह से आपने कहा कि ये n इक्वेशंस आपने बना दी, n केसीएल इक्वेशंस आपने बना दी। देख लीजिएगा इसे, अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसे सेकंड मान लूँ, इसे थर्ड मान लूँ और इन तीनों को फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड अगर कर दूँ तो देखिए क्या बनता है। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या चीज़ें हैं जो कैंसिल हो रही हैं। I4 से I4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बना, I2 माइनस ऑफ I3 माइनस ऑफ I5 इज इक्वल टू 0। सपोज ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। तो देखिए फोर्थ और थर्ड को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो अगर मैं इस इक्वेशन में इंटू -1 कर दूं तो ये बिल्कुल यही इक्वेशन बन जाएगी। दैट मीन्स ये ग्राउंड नोड पे जो आपकी इक्वेशन आई ये रिटेंडेंट है, या हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। दैट मीन्स हम ग्राउंड नोड को हटा सकते हैं और हम कहेंगे n इक्वेशंस ना बना के हम n-1 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बना सकते हैं केसीएल इक्वेशन के लिए। देखिए बिल्कुल ध्यान से ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, हम किस तरह से आया ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस देखते हैं। नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन हम क्या कहते हैं, बी माइनस ऑफ एन माइनस वन। तो एक वे हमारा ये हो सकता है कि हम लूप से निकालना चाहें कि कितनी इक्वेशन हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है कि हम देखेंगे कि हम लूप्स किस तरह से करेंगे, कि हमने चाहिए भी क्या, हमें इतनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए हमें। देखिए इक्वेशंस तो क्या हो सकती हैं, जितने लूप्स हैं उतनी इक्वेशंस बना दो आप, बट बी माइनस ऑफ एन माइनस वन इतनी आपकी इंडिपेंडेंट रहेगी जिसमें कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी रिटेंडेंट इक्वेशन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप लूप से बनाना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक एलिमेंट जो है हर एक लूप में एक एलिमेंट ऐसा रहे जो किसी और फर्दर लूप में कंसीडर ना हुआ हो। या फिर एक इसका इजी मेथड है कि हम मैश से डिटरमाइन करेंगे। हमने कहा था कि हमें नंबर ऑफ मैश बिल्कुल हमें ध्यान होना चाहिए कि बिल्कुल मैश निकालना हमें आना चाहिए कि मैशेस क्या हैं, कितनी नंबर ऑफ मैशेस हैं। तो हम कहें कि जितनी नंबर ऑफ मैशेस रहेंगी अकॉर्डिंग टू ग्राफ थ्योरी है ये, उतनी ही आपकी नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशंस रहेंगी। अगर प्रीवियस क्वेश्चन की हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैशेस कितनी है, 1 और 2। देखिए ये तो लूप है एक और, बट इस लूप में ये दो फर्दर लूप है। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ मैशेस कितनी है, मैशेस 2 है। यही आपकी केवीएल इक्वेशंस रहेंगी। या अगर हम फॉर्मूले से देखें n माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ वन, इसमें नोड्स कितनी हैं, 4 है। ब्रांचेस देखिए कितनी हैं, 1 2 3 4 5। सॉरी फॉर्मूला क्या है, b माइनस ऑफ n माइनस वन। ध्यान से देखिएगा, 6 माइनस 4 2। तो देखिए बिल्कुल ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर दिया कि जितने नंबर ऑफ मैशेस हैं उतनी ही आपकी केवीएल इक्वेशन है, b माइनस एन माइनस वन। तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि वो जितनी नंबर ऑफ मैशेस है उतनी ही आपकी केवीएल इक्वेशन है। लूप के अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं, बट लूप के केस में आपको वही कंफ्यूजन रहेगा कि आपकी डिपेंडेंट इक्वेशंस बन सकती हैं। बट अगर मैश की बात कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट से एटलीस्ट एक एलिमेंट तो डिफरेंट है, इसमें भी एटलीस्ट एक एलिमेंट डिफरेंट है। अगर हम इसकी बात करें, ये एलिमेंट डिफरेंट है, इसमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिफरेंट है, तो उस तरह से आपकी जितनी भी इक्वेशंस आएंगी वो इंडिपेंडेंट ही आने वाली है, नंबर ऑफ मैशेस। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखिए अब ये क्वेश्चन है, अ, अगर मैं इसमें कहूँ तो मुझे केवीएल केसीएल यूज करना है, किस तरह से सर्किट को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ से सपोज हम कर लें कि यहाँ करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये I1 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से I1 निकल रहा है, 10 वोल्ट से I2 निकल रहा है। तो ये आपकी एक नोड है। यहाँ पे आप क्या कहेंगे, अगर यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या जा रहा होगा, दोनों का सम ही I1 प्लस I2 जा रहा होगा।
तो इस अकॉर्डिंग आप केवीएल केसीएल यूज कर सकते हैं। आपने इस पॉइंट पे हो सकता है आपने इस करंट को आई डैश सपोज करते और वो क्या हो जाता है I1 प्लस I2, ये आपने केसीएल यूज कर लिया। अगर हम केवीएल की बात करें, केवीएल क्या रहेगा, मैशेस में हम यूज करेंगे, ये मैश है, ये मैश है। अगर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं किस तरह से चलेंगे, सपोज इस पॉइंट से ही हम चल रहे हैं, अब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे 4I1। अब यहाँ पे अगर 8 ओम के क्रॉस देखें तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो प्लस आ जाएगा 8। और अब इसमें करंट क्या है, आई डैश, और आई डैश क्या है, या तो आई डैश कर लो या I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। दूसरी अगर इस मेश की हम बात करें तो किस तरह से आप लगा सकते हो, देखिए इस डायरेक्शन में अब इसमें करंट क्या जा रहा है, I2। अब अगर मैं यही डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन ले रही हूँ, तो जिस डायरेक्शन में मेरा लूप मूव कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू है I2 की, उससे अपोजिट है, तो आप क्या लोगे, माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ पे आपने लूप कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे खत्म करेंगे आप, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा है, तो वोल्टेज सोर्स का कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव ऑफ -12 इज इक्वल टू 0, ये भी कंसीडर करेंगे। सॉरी ये मिस्टेक होगी, हमने इस पॉइंट से बिल्कुल इसी पॉइंट पे आना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे, इस पॉइंट से इसी पॉइंट पे आएंगे तभी आपका पूरा लूप या मैश कंप्लीट होगी। उसी तरह से अब इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इसी पे वापस आने वाले हैं। देखिए -2 ऑफ I2 हो गया। अब जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज टर्मिनल है वो पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ आप 10 वोल्ट पॉजिटिव लेंगे। देन अब देखिए करंट से अपोजिट डायरेक्शन में आपका लूप लूप मूव कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, -8, और करंट की वैल्यू क्या है, आई डैश या फिर I1 प्लस I2। अब देखिए इस पॉइंट पे आप पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए, दैट मीन्स आपका इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे पेपर में, अपने क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। इस अकॉर्डिंग आप I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई भी वैल्यू आपसे पूछी गई है, वोल्टेज ड्रॉप, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट की वैल्यू पता चल गई तो V इज इक्वल टू IR कर दो, या करंट इसमें I1 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें 4 है, तो ये V1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, या 8 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, या पावर डिसिपेशन कितनी हो रही है, ये सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ईजी है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम बिल्कुल इस पे एमसीक्यूज, सिंपल से एमसीक्यूज जो हमने थ्योरी पढ़ी है उन पे एमसीक्यूज भी करेंगे, और हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी तक तो हमने बिल्कुल कंसेप्ट्स देखे, तो उन कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। राइज इन अ पोटेंशियल, बताया आपको कि राइज इन पोटेंशियल शुड बी कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड फॉल इन अ पोटेंशियल शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव। अब देखिए हम दो थ्योरीज की बात करते हैं, नेटवर्क थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है। फील्ड नेटवर्क थ्योरी की ही हम बात कर रहे हैं, फील्ड थ्योरी आपकी सिलेबस में नहीं है, बट थोड़े जो भी कंसेप्ट हैं, जो एमसीक्यूज जिस तरह के बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करके चल रहे हैं। तो नेटवर्क थ्योरी कैन applied only for low frequency circuits and field theory can be applied to both low frequency and high frequency circuit। देखिए जो लो फ्रीक्वेंसी सर्किट है उसी पे हम नेटवर्क थ्योरी के कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे केवीएल है, मैंने कहा केसीएल है, केवीएल और केसीएल आपकी नेटवर्क थ्योरी के लॉज है, ये जो है वो नेटवर्क थ्योरीज पे लगेंगे, और नेटवर्क थ्योरी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। दैट मीन्स केवीएल और केसीएल जो है वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपने ईएमएफटी पढ़ा होगा, ईएमएफटी में हम केवीएल केसीएल या ओम्स लॉ ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, ये क्योंकि फील्ड थ्योरी में हम हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स की भी बात करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स की भी बात करते हैं, हम एंटीना की बात करते हैं, हम रडार की बात करते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। हमने कहा था कि जिस तरह से ट्रांसमिशन लाइन रहेगी, ये चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में कवर कर रखी हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि केवीएल और केसीएल है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं रहेगा, लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये एप्लीकेबल है। इसके अलावा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में लीनियर एलिमेंट्स क्या है, नॉन लीनियर क्या है, यूनिलेटरल बाइलेटरल क्या है, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, तो उनकी डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी वो करवाए गए हैं, ताकि कुछ एक क्वेश्चन बनता है या हमें पता चले कि केवीएल हम जब कह रहे हैं कि किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर एलिमेंट या नॉन लीनियर एलिमेंट क्या क्या रहते हैं। लीनियर एलिमेंट है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, बिल्कुल उस वीडियो को देख के आइएगा तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किरचॉफ्स लॉस आर एप्लीकेबल टू बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट। देखिए हम कहते थे लीनियर आरएलसी आपके लीनियर एलिमेंट थे, बिल्कुल लीनियर थे, देखिएगा उस वीडियो को। और जो वोल्टेज सोर्स है या जो करंट सोर्स है वो नॉन लीनियर है, देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में हम
टाइप ऑफ सोर्सेज इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल उसका ग्राफ बनाएंगे कि किस तरह का वोल्टेज सोर्स रहता है, किस तरह से करंट सोर्स रहता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से रहती हैं। तो फिर उसमें हम स्टडी करेंगे कि क्या वो लीनियर बन रहा है या फिर वो नॉन लीनियर बन रहा है। तो वो आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आपके अभी के लिए हमारा ये रहेगा कि किरचॉफ्स लॉ लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है, यूनिलेटरल के लिए भी एप्लीकेबल है, बाइलेटरल के लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए, और लम्प्ड एलिमेंट्स के लिए हैं, जैसे आर, एल और सी के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल हम ये यूज करते हैं, किरचॉफ्स लॉ आर और एल और सी सर्किट्स में हम यूज करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स आपके हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स में रहते हैं। जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन है, हमने कहा था इसका आर एल सी हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके पैरामीटर्स तो रहेंगे आर एल सी पर, जिसे सेपरेट नहीं कर सकते। ये हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट है, ये डिपेंडेंट रहेगा इसके डायमेंशंस पे, नहीं हम इसे सेपरेट कर सकते। ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में आपके किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं, नहीं एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इस अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ट्रांसमिशन लाइन में है या डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स में है, यूनिलेटरल बाइलेटरल एलिमेंट्स, लीनियर नॉन लीनियर, ये सब आपको अगर क्लियर हो जाए तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और इसका रिवीजन करके आइएगा, ताकि जब भी हम बेसिक से एमसीक्यूज करेंगे इन पॉइंट्स पे, तो वो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपके फ्रेंड्स भी इसी तरह का अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केवीएस के लिए ही है, हम केवीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बट यही टॉपिक्स आपके बहुत से पेपर्स में भी के सिलेबस में भी रहते हैं। तो उनके साथ आप शेयर कर लीजिए, ताकि उनके भी पेपर क्लियर हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली लेक्चर्स में हम बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो कवर करने वाले हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम एमसीक्यूज देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसी पे बेस्ड। देन हम टाइप्स ऑफ सोर्सेज इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स करने वाले हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।